हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च का फर्स्ट स्टेप होता है और आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। A research problem is a question that a researcher wants to answer or a problem that a researcher wants to solve. एक रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है? वो रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है वो एक क्वेश्चन होता है जिसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करता है एक रिसर्चर। मतलब एक रिसर्चर किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करता है जिसका आंसर हमारे पास नहीं होता। He tries to solve a question and find out an answer to that question. Second point is identification and formulation of a research problem is the first step of research process. ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि जो फॉर्मुलेशन होता है किसी रिसर्च प्रॉब्लम का वो फर्स्ट स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस का। नेक्स्ट है इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट फेज ऑफ एन रिसर्च प्रोजेक्ट। ये जो है ये फेज़ ये प्रोसेस फर्स्ट स्टेप बहुत मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। अगर हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है, हमने जो क्वेश्चन फाइंड आउट किया है जिसके ऊपर हमने पूरी रिसर्च करनी है, अगर वही हमारा सही नहीं है तो हमारी पूरी रिसर्च गलत हो सकती है। इसीलिए जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो बहुत सही होनी चाहिए और ये स्टेप बहुत चैलेंजिंग होता है। गुड रिसर्च क्या होती है? गुड रिसर्च स्टडीज नीड्स लॉट्स ऑफ टाइम फॉर सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। जब हम किसी रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं, अच्छे रिसर्च प्रॉब्लम को, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो एक ऐसा कोई भी क्वेश्चन स्टेटमेंट जिस चीज़ के बारे में हम रिसर्च करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग रिसर्च कर रहे हो कि जैसे कोई कॉलेज है उसमें बच्चे जो हैं उनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी, कितने बच्चों को विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो वो आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट होएगी, क्वेश्चन रिसर्च प्रॉब्लम होएगी कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी कितने बच्चों को हुआ है। हम ये रिसर्च प्रॉब्लम है हमारी और इस टॉपिक पे हम स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट होगा उसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन है अ प्रॉब्लम इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक प्रॉब्लम क्या होती है? एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क होता है, जिसमें क्वेश्चन होता है और हम उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इज और स्टेटमेंट आस्क व्हाट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और हम उन वेरिएबल्स के उन दोनों या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं। वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारी रिसर्च को या रिसर्च स्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि एज या फिर कोई भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम आगे फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में। तो द आंसर टू क्वेश्चंस विल प्रोवाइड व्हाट इज हैविंग सॉट इन द रिसर्च। वही है, कोई क्वेश्चन है जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है वो एक क्वेश्चन है और एंड ऑफ रिजल्ट में जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसके एंड में क्या होगा? रिसर्च फाइंडिंग्स निकलेंगी और वो फाइंडिंग्स जो होंगी वो उस क्वेश्चन का आंसर्स होंगी। तो यही चीज़ है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो एक प्रॉब्लम होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम एंड ऑफ रिसर्च में निकालते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है इन अदर वर्ड्स अ रिसर्च प्रॉब्लम इज एन एरिया of concern where there is a gap in the knowledge base needed for professional practices। तो ये दो डेफिनेशंस हैं रिसर्च प्रॉब्लम की। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिसर्च स्टेटमेंट जो होती है रिसर्च प्रॉब्लम, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है रिसर्च प्रॉब्लम हैज 6 कंपोनेंट। फर्स्ट इज रेलेवेंस ऑफ द स्टडी, टाइटल ऑफ द स्टडी, operational definitions of the variables, objectives of the study, delimitations of the study, scope and limitation of the study। इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम को। यही हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हम ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे कि हम रिसर्च किस चीज़ पे करेंगे, हम कौन सा क्वेश्चन उठा रहे हैं, किस चीज़ का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी जो रिसर्च फाइंडिंग है, रिसर्च स्टेटमेंट है, रिसर्च क्वेश्चन है, प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे पहले यही होगा, आइडेंटिफाई करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम को। उसके बाद ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रिसर्च प्रोसेस का। जनरली एक ब्रॉड सा एरिया सिलेक्ट किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेंगू है। डेंगू एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है। अब डेंगू हमने टॉपिक ले लिया ब्रॉड, उसके बाद क्या करेंगे, देन अ ब्रॉड टॉपिक इज डीलिमिटेड और नैरोड डाउन टू अ स्पेसिफिक वन सेंटेंस स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। एक ब्रॉड सा टॉपिक लिया, पहले डेंगू फॉर एग्जांपल, उसके बाद हम उस टॉपिक को डीलिमिट करेंगे, यानी कि हम पूरे डेंगू के बारे में तो स्टडी कर नहीं सकते, कि डेंगू की स्टडी हम पूरे वर्ल्ड पे तो कर नहीं सकते, तो हम उसको डीलिमिट करेंगे कि हम डेंगू की स्टडी जो है वो किसी एक पर्टिकुलर नर्सिंग कॉलेज में कर रहे हैं, या फिर डेंगू की स्टडी हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया, कोई लोकेशन, कोई कॉलोनी, कोई स्टेट की कोई शहर ले लिया, उसकी एक कॉलोनी ले ली कि इस कॉलोनी में और इस सीज़न में कितने लोग जो हैं वो डेंगू से सफ़र कर रहे हैं। तो हम एक ब्रॉड टॉपिक लेके उसको डीलिमिट कर देंगे, उसका कि हम वो रिसर्च कितने लोगों पे करेंगे, उसका साइज़, उसका जो टाइम है वो डीलिमिट कर देंगे, क्योंकि जो रिसर्च है वो हम पूरी पॉपुलेशन पे नहीं कर सकते। तो ये जो स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस का, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, चैलेंजिंग होता है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट इज़ सोर्सेज क्या होते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के। सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सोर्स है पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस, अब ये जो है ना वो आगे स्लाइड्स में ना हर एक पॉइंट वाइज ना एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो हम पॉइंट वाइज सीधा जो है उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस क्या होता है, लिखा है डे टू डे पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ अ रिसर्चर में सर्व एज गुड सोर्स ऑफ आइडियाज़ टू फॉर्मुलेट अ रिसर्च प्रॉब्लम। अब डे टू डे लाइफ में क्या होता है, हमारे बहुत सारे अलग अलग इंसान के, अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल, अ रिसर्चर ऑब्जर्व डोमेस्टिक वायलेंस सफर्ड बाय वाइफ्स ऑफ एल्कोहलिक हस्बैंड्स। These experience may provide ideas to identify several research problems related to domestic violence against women. अब कोई रिसर्चर है, वो अपनी डे टू डे लाइफ में ये देखता है कि जो अल्कोहल पीते हैं आदमी, वो अपनी घर पे जाके अपनी वाइफ्स पे डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, उन पे हाथ उठाते हैं और उनको मारते पीटते हैं। तो एक रिसर्चर जब अपनी डेली लाइफ में, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये एक्सपीरियंस करता है, तो वो जो है वो अपनी रिसर्च स्टेटमेंट इस चीज़ से रिलेटेड बना सकता है कि मैं रिसर्च करूं इस चीज़ पे कि लोग जो हैं वो क्यों करता है डोमेस्टिक वायलेंस, या फिर इसी टॉपिक पे। मतलब आप, मेरा समझाने का मतलब ये है कि जब लोग, कोई रिसर्चर है, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके डे टू डे लाइफ पे जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हेल्प करते हैं एक पर्सन को उसकी रिसर्च प्रॉब्लम की स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करने में। अब उसकी डे टू डे लाइफ में ही उसको एक्सपीरियंस हुआ कि उसके आसपास अल्कोहल पीने वाला आदमी है जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है अपनी बीवी पे, तो उसको ये रिसर्च प्रॉब्लम सूटेबल लगी अपनी रिसर्च के लिए, तो वो इस चीज़ पे रिसर्च कर सकता है। तो ये फर्स्ट सोर्स था कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हेल्प करते हैं एक रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में। है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आता है कि जैसे कि नर्स है, नर्स ऑब्जर्व कर ले, हमारी प्रैक्टिकल हॉस्पिटल्स वगैरह में ड्यूटी लगती है, तो नर्स ऑब्जर्व करती है कि अगर हम विजिटिंग आवर्स को ख़त्म कर देना, जैसे कुछ विजिटिंग आवर्स होते हैं हॉस्पिटल में कि अगर पेशेंट एडमिट है तो उसके रिलेटिव सिर्फ 1 या 2 घंटे उनसे मिलने आ सकते हैं, अगर हम उस टाइम लिमिट को हटा दें और 24 घंटे उन पेशेंट्स के रिलेटिव्स को उनके आसपास आने दें, तो क्या होता है, जो पेशेंट हैं वो पेन किलर्स जितनी डोज लेते थे ना वो कम हो जाती है। ये रिसर्च, मतलब ये ऑब्जर्व किया नर्स ने, तो वो इस चीज़ पे रिसर्च कर सकती है कि अगर हम इस चीज़ को ख़त्म करें, ये जो विजिटिंग आवर्स हैं, तो पेशेंट जो है, क्योंकि जब पेशेंट के रिलेटिव्स उसके आसपास होंगे तो उसका ध्यान भटकेगा, वो एक चीयरफुल एनवायरनमेंट में होगा तो उसको पेन कम फील होगा, इसीलिए वो एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स ड्रग जैसे हैं वो कम लेगा और वो उसकी रिकवरी जल्दी होगी। तो इस चीज़ पे नर्स जो है वो रिसर्च कर सकती है और इस टॉपिक को उठा सकती है। मतलब ये है
कि नर्स जो होती है उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जब होते हैं, जब वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस करती है तो उसके आगे उसके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो वो एक्सपीरियंस करती है और उस चीज़ को वो अपनी रिसर्च प्रॉब्लम बना सकती है और उस चीज़ पर रिसर्च करके अपनी फाइंडिंग्स को लोगों तक पहुंचा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने कोई आर्टिकल पढ़ा, कोई न्यूज़पेपर में कोई भी चीज़ पढ़ी, कोई किसी की और रिसर्च थी वो पढ़ी आपने और आपको लगा कि उस रिसर्च में कोई कमी है और आप लोगों के पास वो कैपेसिटी है कि आप उस रिसर्च की कमी को पूरा कर सके, या फिर कोई आर्टिकल पढ़ के आप इन्फ्लुएंस हो गए कि आप इस चीज़ पे रिसर्च करोगे, तो वो सारी चीज़ें आती है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर में। इसमें एग्जाम्पल दे रखी, नर्स रीड कर रही है एक आर्टिकल ऑन द प्रीवेलेंस ऑफ पिन साइट इन्फेक्शन अमंग पेशेंट्स विद एक्सटर्नल fixators. While reading these articles, she learns that there is a lack of consensus about pin site care. Information will serve as a basis to formulate a research problem. वही एक नर्स ने आर्टिकल पढ़ा कि जब हम स्किन को पंचर करते हैं तो पेशेंट को पेन फील होता है, तो हम उस पेन को कम करने के लिए कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, तो नर्स इस चीज़ पे भी रिसर्च कर सकती है। थर्ड पॉइंट में सिर्फ यही है कि कोई आर्टिकल या फिर कोई चीज़ ऑलरेडी कोई रिसर्च हुई है, उसको रीडिफाइन करने के लिए क्या है, नर्स अपनी उस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर सकती है। अभी तक हमने 3 चीज़ें डिस्कस करी है जो हेल्प कर सकती हैं एक रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में। सबसे पहले आता है पर्सनल एक्सपीरियंसेस किसी भी पर्सन के, सेकंड उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंसेस कर रही है, थर्ड है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट वन इज़ प्रीवियस रिसर्च। प्रीवियस रिसर्च कोई हुई है और उस रिसर्च को कोई रीडिफाइन करना चाहता है, दोबारा से करना चाहता है, कुछ उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स थे, कोई रिसर्च हुई है उसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं उनको पूरा करना चाहता है, तो वो होती है प्रीवियस रिसर्च को रीडिफाइन करना। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग थ्योरीज। रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट एंड थ्योरी टेस्टिंग. इफ एन existing theory is used in developing a researchable problem, a specific statement from the theory must be isolated. Generally, a part or parts of the theory are subjected to testing in the clinical situation. The testing of an existing theory is definitely needed in nursing. वही है, कुछ एग्जिस्टिंग थ्योरीज है उनको रीडिफाइन करना है या फिर उनमें कुछ चेंजेस लाने हैं, और कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज है ना उनमें क्या करना है, ऐसे नहीं है कि कोई थ्योरी पहले से ही एग्जिस्ट करती हो, आपने उसको उठा के यूं का यूं कोई चेंजेस नहीं करें, उस पहली वाली थ्योरी में जो कमियां थी वही कमियां आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के बाद उसी थ्योरी में है जो आपने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम बनाई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई पुरानी थ्योरी उठा रहे हो, उसी प्रॉब्लम को दोबारा से रिसर्च कर रहे हो उसी पे, तो कुछ नया आउटकम आना चाहिए, कोई फ़ायदा होना चाहिए, कोई बेनिफिट होना चाहिए कि आपने रिसर्च करी है तो ये आउटकम्स आए हैं और वो जो पुरानी वाली थ्योरी थी उससे बेटर थ्योरी आपने दी है, तो एग्जिस्टिंग थ्योरीज को आप रीडिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंज्यूमर फीडबैक। कंज्यूमर फीडबैक क्या होता है, कोई कंज्यूमर है, कोई पेशेंट है, उसके पास उसके ऊपर आपने कोई प्रोसेस करा, कोई प्रोसीजर करा, उसके बाद कोई पेशेंट वो प्रोसीजर करने के बाद वो पेशेंट आपको फीडबैक देता है कि इस प्रोसीजर में ये कमियां थी, तो उस कमी पे भी आप रिसर्च कर सकते हो। सबसे पहले एग्जांपल दे रखा है, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट आफ्टर एंजियोग्राफी नर्स ऑब्टेन अ फीडबैक फ्रॉम द पेशेंट। जैसे एंजियोग्राफी का पेशेंट था और वो जब डिस्चार्ज हो रहा था वो पेशेंट, तो नर्स ने उस पेशेंट से फीडबैक लिया। क्या फीडबैक लिया वो देखो, पेशेंट ने वर्बलाइज किया कि ये जो था ये मेरा एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था, अच्छा प्रोसीजर करा आप लोगों ने, मेरा एक्सपीरियंस जो था अच्छा था, पर एक्सेप्ट for the discomfort during removal of pressure dressing at the femoral puncture site. सिर्फ एक बात की उसको दिक्कत हुई, एक नेगेटिव फीडबैक उस पेशेंट ने दिया कि जब आपने ड्रेसिंग को रिमूव किया तो मुझे डिस्कम्फर्ट हुआ। तो नर्स को जब ये नेगेटिव फीडबैक मिला तो नर्स अगर उसको कोई रिसर्च करनी है तो हो सकता है कि वो इस चीज़ पे रिसर्च करे कि कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी ऐसा प्रोसीजर फाइंड आउट करे कि पेशेंट को जो है नेक्स्ट टाइम कम डिस्कम्फर्ट फील हो। तो यही है, एक कंज्यूमर फीडबैक हो गया कि कंज्यूमर है, कोई पेशेंट है, उससे फीडबैक लिया हमने, उसका जो नेगेटिव फीडबैक था उसी को हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना के उसी के ऊपर जो है वो डीप स्टडी करने लग जाए और उसी को अपनी रिसर्च प्रॉब्लम बना दे, और उससे क्या होगा, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। ये जो है पेशेंट की प्रॉब्लम ही है कि उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम रिसर्च करके फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड एक्टिविटीज़। कुछ एक्टिविटीज़ होती है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने वाली, जिनको बोला जाता है क्वालिटी इम्प्रूव्ड एक्टिविटीज़। दे आर यूज टू इम्प्रूव प्रोसेसेस एंड आउटकम्स टू मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। वो क्यों की जाती हैं? ताकि जो प्रोसेसेस वगैरह हैं, आउटकम्स हैं, उनको रेगुलेट किया जा सके। Next is, in the process of performance activities, several issues emerge that require answers through research. बहुत सारे ऐसे जो है इश्यूज आ जाते हैं सामने, जिनका क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए, जिसके क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करते हैं, जिनके सॉल्यूशन है नहीं। उन सारी प्रॉब्लम्स को हम क्या है अपनी रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं, पर हमारी रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए कि जिसका अल्टरनेटिव कोई लास्ट में सॉल्यूशन आ जाए। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को लेके बैठ जाए और उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। जैसे कि हम कोई प्रॉब्लम ले ले, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना ले कि हम फाइंड आउट करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है या नहीं, भगवान है या नहीं। तो ये तो इलॉजिकल हो गया, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा कि गॉड की जो एग्जिस्टेंस है वो है या फिर नहीं। तो हमें एक लॉजिकल स्टेटमेंट लेनी होती है और इसी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। नेक्स्ट है सोशल इश्यूज़। बहुत सारे सोशल इश्यूज़ होते हैं हमारी सोसाइटी में, जिनकी जो प्रॉब्लम होती है, इश्यूज़ होते हैं, उनके हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि HIV एड्स फैलता है, उनको रोकने के लिए बहुत सारे रिसर्च कर सकते हैं हम। उन रिसर्च का जो है फिर सॉल्यूशन हम पूरी लोगों में बांट सकते हैं, न्यूज़पेपर, पिक्चर्स, टेलीविज़न के थ्रू। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सोशल इश्यूज़ तो बहुत सारे होते हैं, जैसे फीमेल फैटिसाइड हो गया, सेक्सुअल हैरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, जेंडर इक्वलिटी। तो ये सारे सोशल इश्यूज़ जो हैं, हम इनको अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना सकते हैं। आज हम लोगों ने बहुत सारे सोर्सेज के बारे में बात कर लिया है, जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस जो होते हैं वो एक गुड टेक्निक होती है टू फाइंड न्यू क्वेश्चंस। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में ना हम बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ताकि हम नए क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सके, और उन क्वेश्चंस को फिर हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना के उन क्वेश्चंस पे रिसर्च कर सके, और फिर उस रिसर्च से कोई सॉल्यूशन निकाल के लोगों की हेल्प कर सके। एग्जाम्पल दे रखा है, आइडियाज़ फॉर स्टडीज़ में emerge from reviewing research priorities by having brainstorming sessions with other nurses, researchers और nursing faculty। जैसे कि अब कोई नर्स है, वो अदर नर्सेस के साथ, डॉक्टर्स के साथ, अदर हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ एक सेशन करे और डिस्कस करे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और कोई एक ऐसी प्रॉब्लम फाइंड आउट करे जिसका रिसर्च करके वो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकती है, और पेशेंट्स को, लोगों को बेनिफिट हो सकता है उस चीज़ से। तो ये होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। नेक्स्ट है इंट्यूशंस। इंट्यूशंस आर कंसिडर गुड सोर्सेज ऑफ नॉलेज एज वेल एज सोर्सेज टू फाइंड न्यू रिसर्च प्रॉब्लम्स। इंट्यूशंस जो होते हैं वो हमारे माइंड में अपने आप ही आ जाता है कि हाँ ऐसा 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 हो सकता है, तो उसी रिसर्च कोई प्रॉब्लम हमारे माइंड में ऐसे ही आ गई कि हम इस चीज़ पर रिसर्च कर सकते हैं, तो वो होता है इंट्यूशंस। नेक्स्ट है फोकलोर्स। फोकलोर्स ऐसे होते हैं कि फोकलोर्स जो होते हैं ना, वो कॉमन बिलीव्स होते हैं। लोग अपने कल्चरल या फिर रिलीजन के अकॉर्डिंग उन बिलीव्स को मानते हैं, और ना वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, लेकिन लोग उनको ना फॉल्स बिलीव्स होते हैं, लोग उनको अंधाधुंध विश्वास जो बोलते हैं ना, वो होते हैं कि लोग उनको सही ही मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ जनरली बिलीव दैट व्हाट स्टडिंग जस्ट बिफोर आवर टेस्ट डिक्रीजेस द स्कोर। वी बिलीव वी शुड नॉट स्टडी जस्ट बिफोर टेस्ट टू रिलैक्स आवर माइंड। रिसर्चर्स कैन कंडक्ट अ रिसर्च स्टडी ऑन वेदर वन शुड स्टडी बिफोर द टेस्ट और नॉट। जैसे कि बच्चे या फिर पेरेंट्स या फिर लोग बोलते हैं कि जैसे ही आपका टेस्ट होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप उससे पहले मत पढ़ो, वरना क्यों मत पढ़ो, ताकि आपके माइंड को रिलैक्स होए। तो इस चीज़ पे हम स्टडी कर सकते हैं कि टेस्ट जैसे ही हमारा टेस्ट हो रहा है तो उससे पहले हमें पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे माइंड को रिलैक्स होगा या फिर नहीं होगा। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन सकती है और हम इस पर रिसर्च कर सकते हैं। ये हो गया फोकलोर्स का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशंस। फील्ड सिचुएशंस वो होती है कि हम ना किसी रियलिटी सिचुएशन में जाएं, फील्ड ट्रिप करें, वहाँ पे जाके उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें, कहीं भी विजिट करें, किसी हॉस्पिटल में, किसी लोकेलिटी में, किसी भी एरिया में, और वहाँ पे जाके खुद जाएं उस स्टेटमेंट में, उस प्रॉब्लम के आसपास, और फिर देखें कि हाँ ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है और इस प्रॉब्लम का हम फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्यूशन रिसर्च करके। एग्जाम्पल दे रखा है, व्हाइल वर्किंग इन फील्ड अ रिसर्चर ऑब्जर्व अ स्पेसिफिक ट्रेडिशनल practices for cure of a disease condition which can be used as a research problem to investigate its efficacy।
मतलब क्या, रिसर्चर ने फाइंड आउट किया क्लिनिकल सेटिंग वगैरह में वर्क करते करते कि ये डिजीज़ प्रॉब्लम है, ये डिजीज़ कंडीशन, और इसमें हम ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो हो सकता है कि जो लोगों की सेहत है, उनकी हेल्थ है, वो जल्दी रिकवर हो जाए, उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाए। तो जो हम फील्ड सिचुएशंस में एक्सपोजर करते हैं ना, वो भी हेल्प करती है एक रिसर्च प्रॉब्लम की स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करने में। आज हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कस कर लिए हैं सोर्सेज, और ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, तो इसको अच्छे से याद करना और याद रखना। नेक्स्ट है क्राइटेरिया क्या होगा एक गुड रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने का। जल्दी जल्दी वीडियो को कंप्लीट करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। सबसे पहले सिग्निफिकेंस टू नर्सिंग प्रोफेशन। जो भी रिसर्च प्रॉब्लम आप लोग ले रहे हो अपनी रिसर्च के लिए, उसका जो कनेक्शन है वो नर्सिंग प्रोफेशन से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्रॉब्लम उठा रहे हो और उसका बेनिफिट नर्सिंग प्रोफेशन को हो ही नहीं रहा। जो भी रिसर्च प्रॉब्लम उठाओगे उसका कोई बेनिफिट, उस रिसर्च प्रॉब्लम से जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो नर्सेस को या फिर पेशेंट्स को बेनिफिट होना चाहिए उस चीज़ से। तो वो आप ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेना जिससे नर्सिंग प्रोफेशन में कोई बेनिफिट हो, या फिर जैसे नर्सिंग की कोई थ्योरी हो गई, कोई भी लॉ, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई टेक्निक, ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम करनी है कि वो इवॉल्व होए, वो टेक्निक्स वगैरह, और उन चीज़ों से क्या हो, नर्सेस को बेनिफिट हो। नेक्स्ट है ओरिजिनल होना चाहिए आपकी चीज़। ऐसे नहीं है कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी थी, पहले से कोई थ्योरी बनी हुई है, किसी ने, साइंटिस्ट ने, किसी रिसर्चर ने रिसर्च करी हुई है और आप उसी रिसर्च को कॉपी पेस्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो कोई नया रिजल्ट आएगा ही नहीं, ना कोई बेनिफिट होगा लोगों को, क्योंकि जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है उनके जो बेनिफिट्स है वो तो लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो आपको कोई रिसर्च करनी है जो आपकी अपनी हो, ओरिजिनल हो, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट है फिजिबल होनी चाहिए वो रिसर्च जो है, जैसे कि उस रिसर्च में क्या है, ज़्यादा टाइम ना लगे आपको। एक पहले से जैसे आपने रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करी है ना, आपने सोच लिया कि आपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और आपकी ये रिसर्च है, तो उसी टाइम आपको पता लग जाना चाहिए कि आपको 1 साल लगेगा, 6 महीने लगेंगे इस पूरी रिसर्च को फाइंड आउट करने में और इसका सॉल्यूशन निकालने में। ज़्यादा कॉस्ट भी आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट इकोनॉमी जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। आपके जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, जितने भी आपको इक्विपमेंट चाहिए वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट होना चाहिए। जहाँ भी आप, जैसे आप एक स्टूडेंट हो तो आपके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, आपके टीचर्स का आपके पास सपोर्ट होना चाहिए। पीयर सपोर्ट यानी कि आपके कोवर्कर्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स का आपके पास सपोर्ट होना चाहिए। आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स वो होते हैं जिन लोगों पे आप रिसर्च करते हो, वो पॉपुलेशन जिस पे आपने रिसर्च स्टडी करनी है वो होते हैं सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट इज रिसर्चर्स कॉम्पिटेंस एंड एथिकल कंसिडरेशंस। एथिकल कंसिडरेशंस होते हैं कि आप लोग जो हैं जहाँ भी रिसर्च कर रहे हो अपनी, उन लोगों से अपनी परमिशन लो कि क्या हम आप पे रिसर्च कर सकते हैं। यानी कि अभी मैंने बताया अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स वो लोग जिन पे आप रिसर्च करने वाले हो, तो आप सब्जेक्ट से पहले कंसेंट लोगे रिटन कि हम आप लोगों पे रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या हम रिसर्च कर सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि ह्यूमंस पे होती है मोस्टली रिसर्च, तो किसी ह्यूमन पे रिसर्च करने से पहले हम क्या करते हैं, उस पर क्या करते हैं, उससे कंसेंट लेते हैं। नेक्स्ट है सॉल्वेबल और रिसर्चेबल। हम एक ऐसी प्रॉब्लम को लेंगे जो सॉल्वेबल हो, जिसका कोई रिजल्ट निकल सके, कोई आउटकम निकल सके और उस आउटकम का बेनिफिट हो सके लोगों को। तो ऐसे रिसर्च प्रॉब्लम्स लेनी है जो सॉल्वेबल हो और जिसका कोई सॉल्यूशन हो सके। नेक्स्ट है करंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, जो करंट में प्रॉब्लम्स चल रही है। यूँ नहीं कोई पास्ट में टेक्निक यूज़ करते थे हम लोग और उस टेक्निक को अब यूज़ नहीं करते और फिर भी हम उसको फाइंड आउट कर रहे हैं सॉल्यूशन को। करंट प्रोफेशनल इशू लेंगे, जो अब हाल ही में आसपास हमारे कोई इशू है, प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे और उस सॉल्यूशन से लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। लास्ट है इंटरेस्टिंग। एक रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम आपने फाइंड आउट करी है ना, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ली है, उसका आंसर फाइंड आउट करने में आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। जो भी रिसर्चर है वो मोटिवेटेड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए उसका माइंड, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सब कुछ अच्छा होना चाहिए और उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ये थे सारे के सारे क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिए कि एक गुड रिसर्च का क्राइटेरिया क्या होता है और साथ साथ हमने सोर्सेज डिस्कस कर लिए। रिसर्च प्रॉब्लम के 15 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, रिसर्च प्रॉब्लम की स्टेटमेंट बताओ। उसमें आप 2 चीज़ें लिखोगे, पहले डेफिनेशन, नेक्स्ट आप सोर्सेज और फिर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम।